नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पेडागोजी यूनिट 1 के आखिरी टॉपिक ई गवर्नेंस की। और ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और गवर्नेंस। गवर्नेंस तो हम सरकार जो जनता के लिए काम करती है, असल में उस काम करने के तरीके को गवर्नेंस कहते हैं। और ई गवर्नेंस हम तब कहते हैं जब वही सुविधाएं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारे पास आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके मतलब इंटरनेट और बिजली के संयुक्त रूप से हमारी स्क्रीन पर प्रकट होने से जो चीजें हमें मिलती हैं, हम उस सुविधा को कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस की और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करें और कैसे हम इसे पढ़ेंगे, एक बार इसे देख लें और फिर इसकी भूमिका की बात करते हैं। तो हम इसका एक तो अर्थ पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा, इसकी प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं आगे चलकर, और राज्यों ने अपने अपने यहाँ ई गवर्नेंस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए क्या योजनाएं चला रखी हैं, भारत सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं और उत्तराखंड की सरकार की क्या प्रमुख योजनाएं हैं। उसके अलावा इस पूरे पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि इस चैप्टर की गहराई क्या है। हमने फोकस उस तरफ करने की कोशिश की है पूरे टॉपिक में जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेगा, और जो जो एरिया हो सकता है हमसे प्रश्न पूछने का, वो हमारे फोकस का मुख्य बिंदु है। इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले एक बात ये कहनी जरूरी है, ये ई गवर्नेंस हम जो पढ़ रहे हैं या गवर्नेंस हम जिसे पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं फिर चैप्टर पर आ जाते हैं। गवर्नेंस का मैंने मोटा मोटा अर्थ आपको ये कहा कि सरकार जो जनता के हित में कार्य करती है, उन चीजों का को जनता तक डिलीवर करने की प्रोसेस है गवर्नेंस। तो क्या यह सरकार यूं ही करती है या इसकी कोई जिम्मेदारी है? तो आप जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ये हमारा लोकतांत्रिक देश संविधान से चलता है और संविधान हमारा लिखित है। तो हमारे लिखित संविधान को विस्तार से कहने से पहले उसे संक्षेप में एक पन्ने में कहा गया, जिसे हम प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसमें कुछ वादे किए गए हैं कि हम पूरे देश को कैसा बनाएंगे और सरकार को क्या करना होगा, ऐसा। और उसके बाद हमारे यहाँ मूल अधिकार दिए गए, यानी इस देश के कोई नागरिक हैं तो उन्हें क्या चीजें सरकार को देनी होंगी। और उसके अलावा भाग 4 है जिसमें कहा गया भविष्य में सरकार क्या क्या करेगी लोगों के हित में, उसी को हम नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी कहते हैं। कुल मिलाकर के लोक कल्याण के कार्य सरकार को इन्हीं 3 वजहों से करने पड़ते हैं। एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक भारतीय संविधान का भाग 3 जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, और एक भाग 4 जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों को जनता के लिए पूरा करने का जो काम है वही गवर्नेंस है असल में। तो सरकार क्योंकि हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है, पब्लिक वेलफेयर वाली सरकार है, जनता का हित करने वाली सरकार है। और क्यों है? क्योंकि यही 3 चीजें हमारे संविधान में हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक सरकारें लगातार अलग अलग तरह की पहल जनता के हित में करती रही हैं। क्या क्या है उनमें से जरूरी ई गवर्नेंस के माध्यम से कब आई है ई गवर्नेंस की पहल, इसे समझते हैं। पहले समझते हैं इसका अर्थ क्या है। तो गवर्नेंस अथवा शासन सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा सार्वजनिक सेवाओं मतलब सरकारी सेवा, सरकार जो सेवा देती है उसी को सार्वजनिक सेवा कहते हैं, और आर्थिक विकास के लिए लाभों तक सभी की समान पहुंच। ये देखेंगे लिखा है सभी की समान पहुंच। कोई कितनी ही दूर गांव में रहता हो, कोई कितनी ही राजधानी के नजदीक रहता हो, सभी को बराबर चीजें मिल सकें, इस बात के लिए इसे शुरू किया गया कि सुनिश्चित करने से संबंधित है। यही सुविधाएं, कौन सी सुविधाएं जो सरकार देती है, जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती हैं तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो सरकार तो सुविधाएं देती ही है, जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने लगती है तो ई गवर्नेंस कहलाता है।
आपको ये सब पढ़ने से पहले वो सब बातें याद है ना? एक ज़माना था कि चिट्ठी लेकर के लोग पोस्ट ऑफिस डालने जाते थे और कब वो पहुंचती थी, कब उसका जवाब आता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी रास्ते में चिट्ठियां गुम हो जाती थी। लेकिन आज हम तुरंत व्हाट्सएप पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैसेज करते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई आता है, ब्लू टिक आता है, तो सामने डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ ये भी हमें दिखाई देता है, सामने वाले ने रीड किया कि नहीं किया ये भी दिखाई देता है, और सामने वाले का रिस्पॉन्स भी मिलता है। यही हम मैसेजेस से भी करते हैं, यही हम ईमेल से भी करने की कोशिश करते हैं। और आज हम ये जो डिलीवरी का सिस्टम है ये मल्टीमीडिया करते हैं, मतलब हम कोई इमेज भी, कोई टेक्स्ट भी, कोई ऑडियो भी, कोई वीडियो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। जैसे हम शेयर कर सकते हैं ऐसे ही सरकार भी शेयर करती है। और सरकार की बहुत सारी चीजें, जैसे किसी जमाने में रोजगार समाचार पत्र प्रकाशित होता था तो उसमें कुछ पदों की डिटेल निकलती थी और लोग उसके लिए अप्लाई करते थे, किसी को जानकारी होती थी, किसी को। आज देखें हर विभाग सब जगह अपने वेबसाइट पर उपलब्ध है और वहाँ जो वैकेंसी निकलती है वो सार्वजनिक होती है। कुल मिलाकर के चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। IRCTC का रिजर्वेशन आसान हो गया है। कभी हम रेलवे स्टेशन जा करके प्लेटफॉर्म से टिकट लेते थे, प्लेटफॉर्म के लिए भी टिकट लेते थे, वो तो आज भी लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन अब अवेलेबल है। कुल मिलाकर के ये आपको साझा करने की जरूरत नहीं क्या क्या ऑनलाइन हो गया है, बट कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं। इस चैप्टर को समझने में एक बात ध्यान रखनी होगी, ये है कि सरकार हमारे आसपास, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, इंटरनेट में कहाँ कहाँ मौजूद है और जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रही है, हम उस पर फोकस करेंगे। वही हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ई गवर्नेंस में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बताया आपको कि बिजली से चले और उसमें इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, अर्थात सरकार को स्मार्ट बनाने की प्रोसेस है ये। मोबाइल से, स्क्रीन से, इंटरनेट से और विद्युत के माध्यम से, बिजली से लोगों तक पहुंचाना सरकार को स्मार्ट बनाती है। और स्मार्ट का क्या मतलब है? एस मतलब सिंपल, साधारण हो जाए, जैसे सरल, एक क्लिक में सब हो जाए। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। कभी किसी जमाने में यदि आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते होंगे, वैसे अब भी होता है लेकिन अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं, तो आपको एक बाबू बताते थे कि ये काम यहाँ नहीं होता है, ये तो फलां विभाग में होता है, ये सिंचाई विभाग का काम है, बिजली विभाग का नहीं। तो आप सिंचाई विभाग गए तो वो बताते हैं कि जी ये जल संस्थान से होता है, दूसरी जगह कहते हैं ये वहां से होता है। कुल मिलाकर के हमें यही नहीं पता चलता था कि ये काम होता कहाँ से, और अगर ये पता चल जाए तो किस टेबल से होता है, कौन व्यक्ति करेंगे, ये नहीं पता चलता था। आज तो हमें सब पता है कि हम अपनी डिटेल खुद ही भरते हैं, एक एक करके क्लिक करते जाते हैं, सबमिट करते जाते हैं, हमारे सर्टिफिकेट हमें मिल जाते हैं, या जो भी सरकार से मिलने वाली चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ये साधारण है, इसमें मॉरलिटी है, नैतिकता है। मतलब कोई अब ऐसे नहीं बरगला सकता कि ये यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है, चीजें पहले से हमारे सामने हैं। इसी को आगे चल करके हम एक शब्द पढ़ेंगे, सिटीजन चार्टर। मतलब सिटीजन चार्टर में साफ साफ लिखा जाता है कि कौन सा ऑफिस क्या क्या सुविधाएं देता है, तो वो सिटीजन चार्टर कहलाता है। आज हर सरकारी ऑफिस में सिटीजन चार्टर लगा रहता है, कोई नहीं कह सकता हमारे यहाँ ये नहीं मिलता। अच्छा, सरकार जिम्मेदार हुई है, अकाउंटेबल हुई है, तो ये स्मार्ट का SMA, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, जो भी उसको काम सौंपा गया। अब आपको पता है कि आज हम अगर किसी चीज के लिए अप्लाई कर दें, अगर उसके लिए 15 दिन का समय मिला है या 30 दिन का समय मिला है, तो उतने दिन में वो कागज, वो सर्टिफिकेट हमें मिलता है। और एक रिस्पॉन्सिबल हुई है, तो ये रिस्पॉन्सिव जो है ये उत्तरदायी है, मतलब अगर वो नहीं मिलता है तो फिर किसी को जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं मिला। और एक है ट्रांसपेरेंट हुई है, पारदर्शी बनी है, यही है स्मार्ट हो जाना, यही है ई गवर्नेंस। और ये ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें गवर्नेंस की बात करनी पड़ती है। और गवर्नेंस का मतलब आपको समझाया, सरकार का जनता के लिए जो दायित्व है उसे पूरा करने का काम। यही गवर्नेंस आगे चल करके गुड गवर्नेंस हो गई। तो गुड गवर्नेंस का मतलब है जो जनता के लिए ज्यादा अच्छा करे, और यही गुड गवर्नेंस अपने नए रूप में आई तो ई गवर्नेंस हो गई, जिसे हम पढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और इसी का जो लेटेस्ट वर्जन है कि ई गवर्नेंस मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो केवल कंप्यूटर पर खुलती हैं, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आज सरकार जितनी सुविधाएं दे रही हैं वो सब
मोबाइल पर एक्सेसिबल हैं, यानी हम उसके लिए किसी कंप्यूटर, किसी साइबर कैफे, किसी ऐसे पर्टिकुलर डिवाइस पर बैठने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसी पर सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब सरकार की सारी सुविधाएं मोबाइल पर ही उपलब्ध होने लगती हैं तो उसे हम गवर्नेंस का चौथा चरण एम गवर्नेंस कहते हैं, और एम गवर्नेंस का मतलब है मोबाइल गवर्नेंस। तो ये मोबाइल गवर्नेंस तक हम पहुंचे हैं। देखें इसकी परिभाषा क्या दी है यूनेस्को ने। ई शासन यानी ई गवर्नेंस को जनता तथा अन्य, जब आप पढ़ रहे हैं तो ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे परिभाषा, केवल समझने में आसान हो जाए इसलिए लिखा है, इसको नोट्स में नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तथा अन्य एजेंसियों को सूचना देने की, प्रसार करने की सक्षमता, तीव्रता, पारदर्शी प्रक्रिया तथा सरकार के प्रशासनिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है इसको ई गवर्नेंस। अच्छा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सीमाहीन पहुंच, जहां बैरियर ना हो, तो फ्री पहुंच, यानी हम राजधानी में भी और एक रिमोट गांव में भी उन सारी चीजों को एक्सेसिबल समझ सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। सुरक्षित और अंतः विभागीय सीमा, मतलब जहां एक विभाग दूसरे से कनेक्टेड हो, इंटर डिपार्टमेंटल कहते हैं इसे, इंट्रा डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना को प्रमाणिक प्रवाह और नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने हेतु तो एक पारदर्शी शासन को ही स्मार्ट शासन की परिकल्पना की गई थी। जो बात मैंने अभी स्मार्ट शासन में आपको बताई, असल में वही ई गवर्नेंस है। कोई भी लुकाव छिपाव अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये सोच करके ई गवर्नेंस को शुरू किया गया। नोट, सर्वप्रथम ई गवर्नेंस कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका में 1969 में 1969 में की गई थी। ये 1969 वही सन है जब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और भी बहुत तरह से ये सन इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि क्या क्या मिलता होगा, क्या क्या करते होंगे, तो हमारे यहाँ एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। कब? ये 2005 में, और वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। यदि आप नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले एक 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। ऐसा ये भी नहीं पूछा जाना है, लेकिन ये जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रशासन में सुधार करेंगे तभी गवर्नेंस अच्छी होगी। प्रशासन मतलब वो लोग जो जनता को सुख सुविधाएं देते हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जो भी लोग सरकारी राजकोष से पैसा लेते हैं वो सब सरकार के प्रशासन के अधीन आते हैं। उन लोगों के कामकाज कैसे अच्छे हों, जनता को कैसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए ही वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। तब इन्होंने डिफाइन किया था कि हम जनता के लिए ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे संबंध, हमारे मतलब गवर्नमेंट के संबंध, सरकार के संबंध 4 तरह से लोगों से जुड़े होते हैं। एक तो सिटीजन से जुड़े होते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं, ठीक है। हम सरकार सीधे सिटीजन से जुड़ी होती है, सरकार सीधे सरकार से जुड़ी होती है। मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ना होता है तो उसे गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरीज हो या सरकार का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, सरकार का सरकार से जुड़ाव। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए उत्तराखंड गवर्नमेंट है, मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 2 स्टेट गवर्नमेंट आपस में कनेक्टेड। तो ये जो जिस तरह से कनेक्टेड हैं उसी रिलेशन को हम जी टू जी रिलेशन कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन कहते हैं। और एक होता है बी, जी टू बी, यानी गवर्नमेंट का बिजनेस से रिलेशन। जितने बिजनेसमैन होते हैं वो भी सरकार से कनेक्टेड रहते हैं। इन बिजनेसमैन के वेलफेयर में भी बहुत सारे स्कीम सरकार चलाती है ताकि देश में बाजार को आसान बनाया जा सके उपभोक्ताओं के लिए। और एक है सरकार टू एम्प्लॉय, सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं, रोजगार करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, वो भी सरकार से जुड़े रहते हैं। तो इस रिलेशन को गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय रिलेशन कहते हैं। यानी सब गवर्नमेंट से अपने काम को आसान बनाते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़ करके।
तो इन्होंने बताया कि ये 4 तरह के संबंध सरकार के होते हैं। इसमें देख लें तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे सार्वजनिक सूचना, रोजगार, कार्यालय पंजीकरण, रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, अस्पताल उपलब्धियां, रेल सेवाएं, ये सब आप जानते हैं जो जो आपको आज अपने मोबाइल में मिलता है वो सब। जैसे समाचार सेवाएं, नागरिक आपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। कृषि क्षेत्र में देखें तो तीव्र सूचना, कीटनाशक, खाद, फसल, बीज, मौसम की जानकारी। जन उपयोगिता में देखें तो बिजली का, पानी का और टेलीफोन का जो बिल है। वाणिज्य में देखें जो जितने तरह के हम टैक्स चुकाते हैं वो सब टैक्स यहाँ भरे जा सकते हैं। या सरकार को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण और ई शासन के लिए शिक्षा, विश्वविद्यालय मॉडल। अभी हम इन सबको पढ़ेंगे क्या क्या किया है सरकार ने, कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम है जहां से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखें कि ये ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। हमने स्मार्ट गवर्नमेंट तो पढ़ ही लिया, स्मार्ट हम गवर्नेंस को बनाना चाहते हैं, यानी प्रशासन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को अच्छी सेवा देना, पारदर्शिता, जवाबदेही का तय करना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। हाँ, जितनी ज्यादा सूचनाएं रहेंगी, ये सूचनाएं लोगों को कैसे सशक्त बनाती है, उदाहरण के लिए समझें। एक बहुत योग्य व्यक्ति, सारी पात्रता रखने वाला, दूर गांव में रहता है जिसके यहाँ इंटरनेट नहीं चलता, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसर का पद निकला हुआ अच्छे उसके विषय में, और वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाता, और एक कम योग्य व्यक्ति वहां जाकर के प्रोफेसर बन जाता है। इसका मतलब है जरा सी सूचना न मिलने की वजह से एक योग्य व्यक्ति अच्छी जगह नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जाता है, और उसको जो आर्थिक मजबूती मिलती वो उसके हाथ से छिन जाती है। अगला, शासन की दक्षता में सुधार करना, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना, और व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना, ये सब उद्देश्य होता है। आगे चल के देखें तो हम ये देखेंगे कि इसके क्या लाभ हैं। प्रशासन और पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आना। जैसे अगर किसी डिवाइस से लॉगिन करके किसी एप्लीकेशन को पास करना है तो उस सेम डे में करना होगा, नहीं तो दिखाई देगा कि ये कब किसने किया। मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम किसी फाइल को साइन करते समय उसमें बैक डेट में कोई तारीख डाल दें, क्योंकि अब जब हम अपने डिवाइस से लॉगिन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वही डेट वही टाइम खुद ही लेगा। इसका मतलब किसी अफसर के पास, किसी कर्मचारी के पास ये लापरवाही करने की गुंजाइश खत्म हो गई है कि वो ऐसा कहे कि मैंने ये काम इस तारीख को कर दिया था पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं कह सकता। जिस तारीख को करेगा कंप्यूटर सिस्टम वो सब दिखाएगा, ऑनलाइन में सब दूर बैठे भी देख सकते हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में कमी लाता है। और इसको गुड गवर्नेंस को या गवर्नेंस को या ई गवर्नेंस को अगेंस्ट टू रेड टेपिज्म कहते हैं, यानी लाल फीताशाही के खिलाफ एक काम है ये लाल फीताशाही। ये लाल फीताशाही क्या होती है, ये शब्द तो आपने सुना ही है। असल में अंग्रेजों के जमाने में जो फाइलें और फोल्डर होते थे उनको लाल धागे से बांधा जाता था, और वो धागा तभी खोला जाता था जब कोई संबंधित व्यक्ति जिसका वह फाइल है वो उचित मात्रा में घूस दे देता था। तो इसी व्यवहार को कि वो लाल धागे को तब खोला जाएगा जब घूस मिल जाएगी, ऐसा सोच करके जब काम किया जाता है उसी को रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही कहते हैं। तो अब ई गवर्नेंस ने लाल फीताशाही को कम कर दिया है, यानी इस फाइल को, इस पोर्टल को, संबंधित एप्लीकेशन को उस समय होना जरूरी है जब वो आ गई है। और नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति करना, इससे प्रशासन में लाल फीताशाही और कागजी कार्यवाहियों में कमी लाना, नागरिकों का सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कहते हैं इसे, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और काम में अनुशासन आदि को बढ़ावा देना। ये थोड़ा सा जब ऑप्शन में आएगा एग्जाम में तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं को कैसे बढ़ावा देंगे। उदाहरण के लिए समझें, जैसे एक उमंग ऐप है सरकार का जो केंद्र सरकार से संचालित होने वाली लगभग सभी योजनाओं की सुविधा देता है। वहां जाकर के हम किसी भी चीज के लिए अप्लाई करें, कोई भी चीज जानना चाहें, उमंग ऐप पर सब मिल जाती। तो उसमें 13 भाषाओं का सपोर्ट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उन 13 भाषाओं को जानता होगा तो आसानी से अप्लाई कर लेगा। अब सरकारों की ये जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की, कि वो अपने पोर्टल, अपने ऐप उस भाषा में बनाएं जो उस राज्य की भाषा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। तो भाषाओं का संरक्षण भी ई गवर्नेंस से होता है। ई गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?
इन चुनौतियों की बात करें तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि हम कई बार हमारे यहाँ बिजली नहीं आती तो डिवाइसेस चार्ज नहीं होते या कंप्यूटर चल नहीं पाते। बहुत बार इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते। ये दो तो मुख्य समस्याएं हैं ही हैं। मतलब इंटरनेट की आबाद आपूर्ति हो और बिजली निरंतर मिलती रहे, ये तो मुख्य डिमांड है, मुख्य जरूरत है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको इंटरनेट भी पहुंचाया गया, जिसको बिजली भी पहुंचाई गई, क्या वो उन डिवाइसेस को चलाना जानता है? क्या वो उन सब पोर्टल को खोल करके उनकी भाषा को पढ़ना समझना जानता है? यानी इसको कहते हैं सिटीजन अवेयरनेस। तो नागरिकों की जागरूकता भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्या? एक तो बुनियादी ढांचा जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बिजली के पोल से लेकर के ब्रॉडबैंड लाइनों तक की सारी बातें आती हैं। अगर किसी जगह वो हैं तो ज़रूरत पड़ती है लोगों के अवेयर होने की। तो बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट की आपूर्ति और लोगों की जागरूकता, ये मुख्य चीज़ें हैं। जब तक ये नहीं होंगी तब तक हम डिजिटली इतना अवेयर नहीं कर पाएंगे या शासन को लोगों तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छा, एक और चीज समझ लें हम, यहाँ ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार जनता के द्वारा, मतलब सरकार पहुंचेगी लोगों तक। लोग तो सरकार तक पहुंचने की कोशिश तब से कर रहे हैं जब से हम आजाद हुए हैं, पर कहाँ पहुंच पाए? तो वो कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, तो अभी भी दिल्ली दूर है उन लोगों के लिए जिनके पास ये चीजें नहीं हैं। अच्छा, जब ये चीजें नहीं होती हैं, एक प्रश्न आएगा आपको, उसी चीज को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। मतलब जिसके पास, जिसको इंटरनेट चलाना आता है, जिसको सब जानकारी है, उसके पास बिजली है, उसके पास अच्छा स्मार्टफोन है या उसके पास कंप्यूटर है, तो उसे तो सारी सुविधाएं मिलती हैं। पर जिसके पास ये चीजें नहीं हैं वो सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो इस डिजिटल की इसी बात को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड, जो दो हिस्से में लोगों को बांट देता है, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। वो उस चीज को कहते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटली विभाजन हो जाता है लोगों का। तो डिजिटल युग की एक चुनौती ये है। इसलिए आधारभूत संरचना का अभाव, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की अनुपलब्धता, डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट का बढ़ता खर्च और इसके ऑपरेशन में कमी की समस्याएं, और साइबर सुरक्षा, जैसे आपने देखा पिछले दिनों डिजिटल अरेस्ट जैसे केस की, आपका सिम बंद होने वाला है, आपका अकाउंट बंद हो गया, वो सारी बातें जब आती हैं तो लोग डरते हैं कि मैं जिस वेबसाइट पर ये क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ सब डिटेल भर रहा हूँ, ये सही भी है कि नहीं भी है, कहीं कोई पेमेंट करना है तो ये सही भी है कि नहीं भी है। तो लोग इसलिए भी बचते हैं, यानी साइबर खतरा। और इसी के लिए, इसी साइबर खतरे से बचाने के लिए लोगों को भारत सरकार ने सन 2000 में आईटी एक्ट पास किया था। इसी में ये नियम बनाए थे कि लोगों को हम साइबर खतरों से कैसे बचाएंगे। आगे उसकी चर्चा अभी आएगी। अब देखें, विभिन्न राज्यों ने ई गवर्नेंस के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं जो हमसे सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस बात को रखा गया। जैसे असम ने एक ई सुविधा चलाया, आंध्र प्रदेश ने ई सेवा चलाया, हरियाणा ने नई दिशा। वैसे देश के सभी राज्यों ने बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चलाए हैं। ये कुछ उनकी वेबसाइट और पोर्टल हैं जो उस सरकार की सारी सुविधाएं एक जगह पर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने लिखे हैं, इनमें से पूछा जा सकता है, इसलिए लिखा है। उत्तर प्रदेश में लोकवाणी है और मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत है। उत्तराखंड में सक्षम है, आरोही है, उन्नति है, और सबसे बड़ा ये है जिसे 2021 में शुरू किया गया, अपनी सरकार। तो अपनी सरकार में पहले 75 योजनाओं के साथ शुरू किया गया था 2021 में से। तब 2022 में, क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 साल हो रहे थे, इसलिए हमने इसमें 75 सेवाएं इंक्लूड की, पर बाद में इसमें ई डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल कर दिया गया, सेवा को भी, समाधान को भी शामिल कर दिया गया। तो अब इसमें 500 से भी ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। इसे अभी यहाँ नोट करने की जरूरत नहीं, आगे इसका विस्तार से जिक्र हमने किया है। तो देखें, भारत में ई गवर्नेंस क्या है, कैसे शुरू हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ सहेजा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत तो 1970 के दशक में, जब चुनाव, जनगणना, कर, प्रशासन और संबंधित डेटा के गहन कार्यों के लिए
आईसीटी के प्रयोगों के साथ हुई थी। तो धीरे धीरे हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया था। क्या चुनाव के लिए, जनगणना के लिए स्पेशली शुरू हुआ था। तो भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है। एक प्रश्न ये है आपका। दूसरा, 1970 में ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई भारत सरकार में। तो ये भी एक प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, क्योंकि जनरली इस काम को यही करता है। जो साइबर मतलब नेटवर्किंग है वो वहीं से रेगुलेट और कंट्रोल होती है। तो इसकी भारत में गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था जब 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी, इसी की मैं बात कर रहा हूं आपको, ये एनआईसी शुरू किया गया 1977 में। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये भी है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर कहते हैं इसे, कि इसे सभी जिलों के कार्यक्रम को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी शुरू किया गया था इसी साल। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम 1977 और एनआईसी कार्यक्रम 1977। तो इस पूरे में एक इंपॉर्टेंट सन ये निकल के आया। इस चैप्टर से दो तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जा सकती हैं। एक, ये कौन से सन में कौन सा कार्यक्रम चलाएगा। दूसरा, इस कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म वाले और ये सन वाले, बस ऐसे ही क्वेश्चन है, इन्हीं को इंपॉर्टेंट मान करके हमें आगे काम करना है। एक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 1987 में, मतलब इसके 10 साल बाद 1987 में लॉन्च किया गया एनआईसी नेट, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया गया। तो एनआईसी नेट की शुरुआत कब हुई, 97 में। और ये एनआईसी की शुरुआत देखें, ये एनआईसी तो है ही है, पर ये उपग्रह आधारित बन गया 10 साल बाद। यहाँ पहले खाली ये एनआईसी था, फिर उपग्रह आधारित 10 साल बाद बना तो एनआईसी नेट हो गया। ये पहले एनआईसी था, ऐसे आपको याद रहेगा। हालांकि आगे आपके काम को आसान करने के लिए हमने इन सबको एक जगह पर रख दिया है। जैसे देखें आगे, एक है सिटीजन चार्टर, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मतलब सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए क्या क्या काम किए गए। एक तो यही बनाए गए 1977 में एनआईसी और फिर 1987 में एनआईसी नेट। अब देखें, एक सिटीजन चार्टर की घोषणा की गई और इसे लागू किया गया। ये सिटीजन चार्टर क्या है, आप देखते होंगे आंगनवाड़ी हर प्राइमरी स्कूल में है और बाहर से वहां एक चार्ट बना रहता है जिसमें लिखा रहता है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को और वहां से लेकर के शनिवार तक किस किस दिन कौन कौन सा खाना बनता है। जैसे आप आंगनवाड़ी के वहां बनता है कि नहीं बनता, इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि वहां लिखा रहता है। ठीक है, लिखा रहता है मतलब बनना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। अच्छा, ऐसे ही आप किसी सरकारी दफ्तर जाएंगे, अब के बाद आप ध्यान रखेंगे, वहां भी लिखा रहता है, यहाँ पासपोर्ट बनाए जाते हैं, यहाँ राशन कार्ड बनाया जाता है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं और क्या क्या सुविधाएं उसके साथ दी जाती हैं, उसके नीचे डिटेल से लिखा रहता है कि ये इस ऑफिस में किया जाता है। यानी हर सरकारी विभाग, हर सरकारी दफ्तर, हर सरकारी संस्थान के बाहर इस बात की घोषणा करना कि उस सरकारी दफ्तर में क्या काम किया जाता है नागरिकों के हित में, इसी को हम कहते हैं सिटीजन चार्टर। तो एक तरह का ये डैशबोर्ड है जो किसी दफ्तर के बाहर, संस्थान के बाहर लगाया जाता है, क्या बताने के लिए कि उस संस्थान में क्या काम होता है। तो नागरिक उस काम के लिए उस संस्थान में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में जा सकते हैं। यही सिटीजन चार्टर है। 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1990 में शुरू हुआ, किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण होता है और किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकोन्मुख बनाना चाहता है। इसका उद्देश्य ये है, इसलिए ये सीसी कार्यक्रम शुरू किया गया। सीसी मतलब सिटीजन चार्टर। कब शुरू हुआ, 1990 में। याद रखेंगे हम लोग। सिटीजन चार्टर होगा तो उस ऑफिस के लोगों को अब ये टालने का हक नहीं होगा कि वो किसी से ये कह दें कि ये यहां नहीं बनाया जाता, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बनाया जाएगा, या आपका इनकम सर्टिफिकेट इस ऑफिस में नहीं बनेगा। वो नहीं कह सकते क्योंकि बाहर लिखा है स्पष्ट कि यहाँ ये होता है। आईआरसीटीसी, ये तो आप जानते हैं, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का है। मतलब पहले से टिकटों की ब्लैकमेलिंग बहुत सारी होती थी, नहीं पता चलता था। अब तो आसानी से पता लगता है कि कितनी वेटिंग में है, कितनी सीटें हैं, कितनी नहीं हैं। तो ये 27 सितंबर 1999 को शुरू किया गया था। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आईआरसीटीसी एक वेबसाइट है और एक मोबाइल ऐप है
जहां से रेलवे के टिकट बुक किए जाते हैं। भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग और खानपान और पर्यटन जैसी सेवाएं देती है। रेलवे के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था ये भी IRCTC की स्थापना, सामान्य नागरिकों के लिए सिटीजन चार्टर की स्थापना। और देख लें एक चीज क्या, ये सूचना तकनीकी अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी कहते हैं इसे, या IT एक्ट कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और या IT एक्ट जो ये लिखा है 2000 में पास हुआ। वही मैंने कहा, साइबर अपराधों से बचाने के लिए बहुत तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत संसद द्वारा ये पारित किया गया ये अधिनियम, ये 17 अक्टूबर 2000 को। तो अक्टूबर माह में बहुत सारे कानून आगे आपको दिखाई देंगे, जैसे सूचना का अधिकार भी अक्टूबर में ही हुआ। अच्छा, ये लागू किया गया तो सन 2000 में ये शुरू हो गया। अब क्योंकि हमारे यहाँ इस समय डिजिटल को लेकर के बहुत सारा काम किया जा रहा था, इंटरनेट का विस्तार किया जा रहा था, तो इसलिए इसे लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना तथा साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था निर्धारित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। क्या? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को मान्यता देना, मतलब अगर किसी के पास वो हार्ड कॉपी में नहीं है कोई चीज और सॉफ्ट में है तो उसको भी मान्यता मिल सकती है, उसकी कंडीशन है, जिसके लिए बाद में डिजी लॉकर बनाया गया हमारे यहाँ 2015 में। अभी डिजी लॉकर भी पढ़ रहे हैं हम। और हमारे आसपास जितना ये मोबाइल के यूज से आजकल हम सरकार के जो जितने काम करते हैं, असल में हमारे एग्जाम का प्रश्न वही है और उसी पर हमें ध्यान देना है। देखें, सूचना का अधिकार एक है RTI, जैसे हमने CC कहा 1990 में, ऐसे ही RTI आया 12 अक्टूबर 2005 को। और इसका तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई चीज किसी विभाग में हो रही है, नहीं हो रही है, कोई काम किसी समय में क्यों नहीं हुआ, ये पूछने के लिए नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है। भारत का नागरिक अपने सरकार के किसी भी अंग से ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, यानी राजकीय सहायता प्राप्त करने वाले। क्योंकि आपने देखा है कि RTI एक अलग से टॉपिक है और वो वीडियो आपने देख भी लिया होगा। तो हम ये RTI की बात को आगे बढ़ाते हैं। एक राष्ट्रीय E-शासन योजना है, नेशनल E-गवर्नेंस प्लान, जिसे NEGP कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस पूरे टॉपिक में। 18 मई 2006 को ये शुरू किया गया और ये NEGP का मतलब ही है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान। तो क्योंकि हमारा टॉपिक है E-गवर्नेंस, इसलिए सब में से इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है E-गवर्नेंस के लिए। 18 मई 2006 को शुरू किया गया और इसके तहत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए और यह भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना। वही जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसकी असल में शुरुआत 18 मई 2006 को हुई, जहां से हम नागरिकों के लिए डायरेक्ट ओरिएंटेड हुई सरकार और उसने ये प्रोग्राम चलाया, राष्ट्रीय E-शासन E-गवर्नेंस स्कीम। ठीक है, 27 मिशन चलाए गए और इसका ध्येय वाक्य था, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ये कौन? ये देखें, मैंने आपको कहा ना, सरकार जनता की ओर आ रही थी, इससे पहले जनता सरकार की ओर जाती थी। तो सरकार के फ्लेक्सिबल होने का एक लक्षण है E-शासन E-गवर्नेंस स्कीम 18 मई 2006 की। एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, ये भी एक आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद आपने देखा कि इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए सरकार जो जो कर रही थी वो एग्जैक्ट व्यक्ति को नहीं मिलता था, कोई और उसका लाभ ले लेता था। इसलिए सरकार ने शुरू किया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना शुरू किया, जिसे हमने आधार कहा। तो आधार कार्ड योजना असल में भारत में 28 जनवरी 2009 को लागू हो गई। आप ये देख रहे हैं, ये जितनी स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब डिजिटली आप यूज करते हैं, आपके ही हाथ की चीजें हैं। इसीलिए यही क्वेश्चन है, इनकी छोटी छोटी बातें हमें जाननी होंगी। जैसे आधार कार्ड के नंबर में कितने कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक होते हैं। मतलब आप में से कई लोगों को पता भी है, पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 अंकों की एक यूनिक नंबर जो हमें दिया जाता है वो एक व्यक्ति की पहचान हो सकती है। और जो आधार कार्ड होता है वो पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, पते के रूप में नहीं। पते का प्रमाण पत्र नहीं होता है आधार कार्ड, ये याद रखिएगा। ऑप्शन में यदि आएगा आधार कार्ड, ये पते का प्रमाण नहीं है। ठीक है, आगे देखें तो नहीं है। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे यूआईडीआई कहते हैं, वो जारी करता है। यूआईडीआई इसमें लिखा हुआ आपने देखा होगा, यही है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ कुछ फुल फॉर्म है, अगर नोट कर लेंगे तो आपके काम आएंगी, और ये आधार बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, 12 अंक होते हैं। ये एक पहचान पत्र है और 28 जनवरी 2009 को शुरू किया गया था। ये देखें, कॉमन सर्विस सेंटर, जहां आसपास हम लोग देखते हैं कि कहीं फॉर्म भरना है, कोई आधार कार्ड में करेक्शन करना है, तो हम सीएससी जाते हैं। इस सीएससी योजना की शुरुआत 16 जुलाई 2009 को हुई। अब देखें आप, 2009 के बाद ये चीजें बदलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसी को जब भारत में डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू किया गया, तो इसी कॉमन सर्विस सेंटर का 2.0 यानी द्वितीय चरण शुरू हुआ। तो इसका प्रथम चरण या सीएससी की शुरुआत तो हुई 2009 में, और द्वितीय चरण आया कब, 2015 में। ये 16 जुलाई 2009 को शुरू हुआ था। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का एक प्रमुख घटक है। और आपने ये देखा होगा, ये जनसेवा केंद्र, ये कॉमन सर्विस सेंटर, ये सीएससी लिखा हुआ हमारे आसपास होता है, ये सब हम जानते हैं। ये डिजिटल इंडिया का लोगो है, ठीक है। अच्छा, इन केंद्रों का उद्देश्य नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से आवश्यक सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं प्रदान करना। वो तो हम देख ही रहे हैं, जितने सर्टिफिकेट हमें अप्लाई करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमें बनाने होते हैं, सरकार में जो भी एप्लीकेशन देनी होती है, वो सब काम यहाँ हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। पर यहाँ दो ही बातें ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे देखें। इसके बाद हमने क्या किया ना, सारी चीजों को हिस्ट्री में जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे सन के क्रम में आगे बढ़ा दिया, जिससे आपको ये आसान हो जाए। 2014 में माईगॉव शुरू किया गया, जो सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देता है। 26 जुलाई 2014 को। यहाँ 26 तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है जुलाई 2014। इसलिए आप डेट को याद करने की, बार बार उसे खुरचने की, दिमाग में मतलब बनाने की, मिटाने की कोशिश न करें। तो एक बार देख लेंगे तो अच्छा, नहीं याद रहेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं, पर ये जो महीना है और साल है इंपॉर्टेंट है। और आगे हमने इसको एक साथ कलेक्ट कर दिया है। भारत सरकार का एक पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना और राष्ट्र के विकास में हाथ बटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना है। अच्छा, फिर आया पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा कहते हैं इसे, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। एज इट इज पूछा जाएगा प्रश्न, क्योंकि हमने माईगॉव चला दिया, इससे पहले हमने सीएससी चला दिया। जो मैं आपको कह रहा था कि लोग तो जागरूक हैं ही नहीं हमारे, तो लोगों को कैसे जागरूक करें, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ये पीएम से प्रधानमंत्री हो गया, जी से ग्रामीण हो गया, और डीआई से डिजिटल हो गया, और एस ए से साक्षरता हो गया, और ए से अभियान हो गया। ये इसकी फुल फॉर्म है। यह एक डिजिटल साक्षरता योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पहला चरण नेशनल डिजिटल लिटरेसी यानी NDLM के रूप में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। किसका? यही प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का। तो माईगॉव के साथ ये इंपॉर्टेंट बात एक ये है, और एक है ये डिजिटल इंडिया, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, और ये 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका ये लोगो है, और लोगो में साफ साफ लिखा हुआ है पावर टू एम्पावर, मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्तिमान बनाने के लिए। तो कौन सी शक्ति? डिजिटल शक्ति, ठीक है। तो सशक्तिकरण के लिए शक्ति, ऐसा इसका ये टैगलाइन है, स्लोगन है, अर्थात सशक्त बनाने के लिए शक्ति। यह भारत सरकार की एक पहल है। देखें, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसलिए आपको ये भी कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसके पीछे इंडिया लिखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग नहीं चलाती है, भारत सरकार ही चलाती है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ना। हम हर ग्राम पंचायत तक, देश की जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवा जोड़ना चाह रहे हैं। तो वो 4G सेवाएं ताकि दे सकें, और ये ऑप्टिकल फाइबर से लाइनें बिछाई गई हैं, आपने देखा होगा,
वो जो कांच की चमकीली सी वो लाइन बिछा रहे थे पिछले दिनों, अगर आपको ध्यान हो, सड़कों के किनारे वो चमकीली सी तार पड़ी रहती थी, तो उसी चमकीली तार को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में अच्छे सिग्नल आते हैं, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायतों को जोड़ना, उसी ऑप्टिकल फाइबर की सर्विस से जो स्पीड मिलती है इंटरनेट की, उसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनता तक पहुंचाया जा सके। यहाँ तो बहुत सिंपल बात है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज से पंचायतों को जोड़ना है। 2015 में 1 जुलाई को शुरू हुआ और पावर टू एम्पावर इसका स्लोगन है। और डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य घटक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, जो मैं आपको कह रहा था, मतलब डिजिटली सुविधाएं हो सकें, वहाँ इंटरनेट के, वहाँ नेटवर्क हो, वहाँ ये सब चीजें हों, उन चीजों को खड़ा करना, उस व्यवस्था को स्थापित करना, ये है। डिजिटल रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता देना, ये 3 इंपॉर्टेंट काम हैं। तो ये सीधे सीधे ये प्रश्न हो सकता है कि डिजिटल इंडिया के मुख्य घटक कितने हैं, तो 3 हैं, और बाकी ये इसके 9 स्तंभ हैं, 9 पिलर्स हैं। तो इन 9 पिलर्स की बात करेंगे तो एक ब्रॉडबैंड हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायतों तक जाना, और एक मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ये इनमें से पूछा नहीं जाएगा। बट ये पूछा जाएगा कि डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं, तो स्तंभ कहेंगे यानी पिलर कहेंगे तो 9, और इसके कंपोनेंट कितने हैं यानी घटक कितने हैं कहेंगे तो 3। बस ये बातें इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन के रूप में आपके लिए, ठीक है। बाकी ई क्रांति है, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, इतनी बातें ये हैं। अच्छा, एक कार्यक्रम ये डिजी लॉकर चलाया गया। डिजी लॉकर का मतलब वही है कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट को डिजिटली संभाल सकते हैं, भारत सरकार का ही कार्यक्रम है ये। एक क्लाउड है ये, इस क्लाउड में हर इंडिविजुअल को आधार कार्ड के थ्रू एंट्री मिलती है, और आधार कार्ड से जो हम एंट्री लेंगे उस हर इंडिविजुअल को 1 GB का स्पेस मिलता है, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हैं, और जब जहां हमें जरूरत पड़े उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाते हैं। लिखा है कि इसकी शुरुआत दिसंबर 2015 में भारत सरकार की एक पहल है। इसके जरिए नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं, और सरकार द्वारा प्रदत्त आधार कार्ड होना चाहिए इसके लिए, मतलब इसको एक्सेस करना है तो बिना आधार के नहीं हो सकता है, यानी ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। और आप जानते हैं कि आधार केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है भारत में, और इसमें प्रत्येक खाते के लिए 1 GB भंडारण के लिए स्थान दिया जाता है। ये है डिजी लॉकर, मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट संभाल सकते हैं, ठीक है। ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो मैंने आपको बताया, मतलब जहां वो स्टोर होता है, इंटरनेट का एक क्लाउड होता है। और एक है यूपीआई। अब देखें, ये दिसंबर 2015 तक हम आ गए, उसके बाद एक यूपीआई आया जिसको आप जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। हम सब लोग यूपीआई चलाते हैं, आपको पता है। उसी यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने कहा ना, हमारे आसपास जितनी गवर्नेंस है उसके बारे में क्वेश्चन तैयार रखने हैं। तो क्या है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस कहते हैं इसे, या इंग्लिश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। वो मतलब चाहे आप गूगल पे चलाएं, फोन पे चलाएं, या कोई और भी ऐप चलाएं, तो उसमें एक आपकी ये यूपीआई आईडी होती है। तो वो यूपीआई जो है ना वो उसे आरबीआई रेगुलेट करता है। ये आरबीआई के संरक्षण में ये यूपीआई है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई। यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया ने शुरू किया था। ये देखें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया, तथा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा संस्थापित किया गया था। तो ये क्या है, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई कहते हैं इसे, एनपीसीआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप भीम देखते हैं, भीम ऐप, उसकी भी बात कर रहे हैं अभी, ये यूपीआई देख रहे हैं, इन सबको रेगुलेट करता है। ये भारत का सरकारी तंत्र है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो जो किसान सम्मान निधि है ना, आपने देखा होगा पिछले दिनों कई लोगों ने कहा होगा कि हमें नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या होता है कि ये जब तक ये एनपीसीआई उस आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई नहीं करता तब तक उसमें पैसा नहीं आता है, तो इसकी वजह से पैसा रुक जाता है। तो एनपीसीआई का जिक्र वहां भी आता है,
वो जो किसान सम्मान निधि है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, हमारे आसपास जितनी सरकार है, सरकार का जो रूप हम देखते हैं वही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखें, एक भीम ऐप यही दिसंबर 2016 में शुरू हुआ। ये लेन देन के लिए भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसका ये देखें, ये इसके बारे में भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये याद रखेंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका ये फुल फॉर्म है भीम का। ठीक है, और राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी ये एनपीसीआई जो मैं आपको कह रहा था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया है एक मोबाइल ऐप है ये भीम। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये एनपीसीआई ने ही शुरू किया है। अच्छा, फिर एक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा आया, जिसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग कहते हैं, और ये 5 सितंबर 2017 को आया, ताकि ऑनलाइन सरकार पढ़ाने के लिए भी मदद करना चाहती है जो पढ़ने वाले बच्चे। मैंने कहा ना, सरकार के बहुत रूप हैं, तो सरकार शिक्षा को भी बच्चों तक पहुंचाना चाहती है, वो भी एक रूप है। तो उसका एक उदाहरण है दीक्षा, और इसे स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो भारत सरकार ने के शिक्षा मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तैयार किया है और एनसीईआरटी के अधीन है, मतलब एनसीईआरटी इसको संचालित करती है। ये इसका लोगो है दीक्षा, और इसे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्निंग के क्षेत्र में किसे कहा जाता है, तो दीक्षा को कहा जाता है। तो डिजिटल लर्निंग इनेबल लर्निंग टू ग्रो एवरी सिंगल मोमेंट, हर पल सीखने के लिए कुछ नया मिल सके, इसके लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखें। एक है उमंग ऐप, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि भारत सरकार से संचालित होने वाली सभी योजनाएं यहाँ मिल जाती हैं। इवन यहाँ से रेलवे के टिकट भी बुक हो जाते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल में नंबर लगाने से रिलेटेड भी बातें यहाँ हो जाती हैं। और ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। फिर से देखें, ये गवर्नेंस जो है यही शब्द है, ये जी के आ रहा है और इसमें एक न्यू एज है, तो न्यू एज गवर्नेंस है ये। ठीक है, और यूनिफाइड एप्लीकेशन है, शुरुआत नवंबर 2017 में की गई, और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसे कहते हैं। भारत सरकार का एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये इसका लोगो रहा, द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया कहते हैं इसे, उमंग को। तो ये उमंग की टैगलाइन है, द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, इसे भी हम याद रखेंगे, न्यू इंडिया की एक स्पिरिट है ये। ठीक है, तो ये एक याद रखने की बात हो जाएगी। यहाँ से फैक्चुअल चीजें बहुत बनेंगी, ये चैप्टर अपने आप में फैक्चुअल ही है। हालांकि प्रश्न की संभावना तो अधिकतम एक की होती है पूरे इतने बड़े सिलेबस में से, इस चैप्टर से अधिकतम एक प्रश्न, पर कहाँ से आएगा नहीं पता। पीएम ई विद्या योजना, ये मई 2020 में जब कोविड का दौर था तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने का ये तरीका शुरू किया गया, और भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत इसे शुरू किया गया और ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है। इतनी ही बात है कि पीएम ई विद्या योजना शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए बनाया गया और मई 2020 में शुरू किया गया। एक है समर्थ, ये हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए उनका सारा डेटा वहाँ मिल जाता है। बच्चों की ऑनलाइन कॉपी चेक करनी हो और उसमें नंबर देने हो, उनको एग्जाम का रिजल्ट भेजना हो, सब कुछ समर्थ पर हो जाता है। इसे भी 2020 में ही शुरू किया गया। तो यहाँ पर डिजिटल के बहुत सारे काम हुए। कोविड क्योंकि डिजिटल की दुनिया में एक नई क्रांति लाने का एक मौका बना, तो ये है ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का उद्देश्य सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। समर्थ पोर्टल पर नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम जारी करने तक के काम किए जा सकते हैं। हम पहुंच गए बढ़ते बढ़ते आगे 1970 से लेकर के जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की, वहां से लेकर के 2020 तक हम आ चुके हैं। यही कुछ बस ये सारी चीजें हमने समराइज कर दी एक साथ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग, एक एक लाइन में सब कुछ जो आपका प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना 1977 में, सिटीजन चार्टर ये सीसी 1990 में,
IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की 27 सितंबर 1999 को। मैंने कहा आपको ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, माह और साल। और सूचना तकनीक अधिनियम यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को, राष्ट्रीय ई शासन योजना नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम 18 मई 2006 को, कॉमन सर्विस सेंटर CSC 16 जुलाई 2009 को, आधार कार्ड की शुरुआत 28 जुलाई 2009 को, और फिर माई गॉव की शुरुआत 26 जुलाई 2014 को, PMG दिशा को शुरू किया गया 2014 में, और फिर डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिजी लॉकर दिसंबर 15 में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम UPI कहते हैं 11 अप्रैल 2016 को, भीम ऐप की शुरुआत 30 दिसंबर 16 को, और दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। आखिरी 3 बातें ये हैं, उमंग 2017 में, PM ई विद्या मई 2020 में, और समर्थ 14 मई 2020 को शुरू किया गया। इसी पर बेस्ड करने हैं MCQ। सारी बातें आपने समझ ली, ये अपने आप में मैक्सिमम कवर करने वाली बातें हैं, और ये रहे इसके क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा एक बात तो ये रही ना कि अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये कुछ स्कीम है, मतलब कुछ मतलब एक तो उन्नति है, एक अपनी सरकार है, इसे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में ई गवर्नेंस ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई थी 2009 में पौड़ी से, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2009 में पौड़ी से ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई थी। ई जिला कार्यक्रम कहते हैं इसे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तब शुरू किया गया था। बाद में सेवाओं को और अच्छा बनाने के लिए 2011 में जब भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार थी, तो उस समय सेवा का अधिकार शुरू किया गया। ये प्रश्न पूछा है कि उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, इसलिए आगे के उनमें हमने मुख्यमंत्री का नाम भी लिख दिया। समाधान पोर्टल शुरू किया गया था 26 जनवरी 2013 को विजय बहुगुणा जी के समय में, और CM हेल्पलाइन आजकल जो है 1905 है, 1905 है। और एक अपनी सरकार तथा उन्नति पोर्टल 17 नवंबर 2021 को पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने शुरू किया था। और ये अपनी सरकार का ये इंटरफेस है, यहाँ ये ई सर्विसेज हैं, अपनी सरकार है, यहाँ ये दिया गया है, यहाँ से डिटेल खुलती हैं, और ये अपनी सरकार, हमारी सरकार आपके द्वार। मैंने कहा आपको सरकार आपके द्वार, यही शुरुआत है ई गवर्नेंस की। और उत्तराखंड के नागरिकों के लिए आवश्यक ऑनलाइन सेवाएं हैं, प्रमाण पत्र सत्यापित करें, आवेदन की स्थिति जानें, नागरिक सेवाएं, प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको एक ये बन के आएगा, कहेगा कि QR स्कैन करें या सीधे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए क्लिक करें। इसका मतलब सीधे व्हाट्सएप पर भी गवर्नमेंट अवेलेबल है, ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। और इसी अपनी गवर्नमेंट पर 500 प्लस सेवाएं इस समय उपलब्ध हैं हर विभाग की, और अधिकतम 52 सेवाएं गृह विभाग की हैं। उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग की 52 सर्विसेज अधिकतम मिलती हैं ये अपनी सरकार में। अपनी सरकार क्या है उत्तराखंड, इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2021 को की गई। कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी जी के समय में शुरू हुआ, और ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 ऑनलाइन सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, और वर्तमान में 500 से ज़्यादा ऑनलाइन सेवाएं इससे जोड़ दी गई हैं। एक है उन्नति पोर्टल, उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत की, इस पर काम किया। अच्छा, ये जैसे हमने कहा ना कि जो अपनी सरकार है वहाँ विभाग जो योजनाएं चला रहा है उनसे संबंधित हम आवेदन कर सकते हैं, पर विभाग योजनाएं कौन कौन सी चला रहा है कैसे पता लगे? वो योजनाएं जानने के लिए उन्नति पोर्टल बनाया गया। हर विभाग के लिए जरूरी है कि वो अपने विभाग की योजनाएं वहां डाले, कि वो जो, जैसे मैं आपको उस समय कह रहा था ना, सिटीजन चार्टर ऑफिस के बाहर लिखा रहता है, तो ऐसे ही सरकार ने अपने हर विभाग की सारी योजनाएं सार्वजनिक कर दी उन्नति पोर्टल पर। ये वो वाला पोर्टल है, और काम करना शुरू किया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विभागों द्वारा उन्नति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और विभाग योजना से संबंधित सभी जानकारी उन्नति पोर्टल पर उपलब्ध कराती है। बस इतना ही है। कब शुरू किया गया? अगस्त 2021 में। ये भी कोविड के समय की ही बात है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन करके, लोग जो बाहर से पलायन कर चुके थे वो वापस लौट रहे थे, उनको भी पता चले कि प्रदेश भर में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उससे वो फायदा लें, इसलिए भी इसको ज़्यादा तेजी से चलाया गया था। अब देखें, ये रहे क्वेश्चन इसके। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले लोगों और इस पहुंच के बिना लोगों के बीच
के अंतर को क्या कहते हैं? जो जिनके पास इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हैं और जिनके पास नहीं है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, ब्रॉडबैंड डिवाइड। तो मैंने आपको कहा था इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। अच्छा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको पता है कि ये वर्ष 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा एनपीसीआई द्वारा यूपीआई पर आधारित विकसित किया गया है? माईगॉव, उमंग, फोन पे, भीम। तो आप जानते हैं कि ऐसा ऐप भीम है। और MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसे अब हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, वो है ये कि निम्न में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस के से संबंधित है? तो आप जानते हैं ये समर्थ जो है कॉलेजेस में ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। ये आईसीटी पहल है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पीएमजी दिशा है, कब शुरू किया गया? जनवरी 18 में, फरवरी 17 में, और जून 20 में, और मई 15 में। तो इसका सही उत्तर है फरवरी 2017 में इसे पीएमजी दिशा को शुरू किया गया था। किसके लिए था ये? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। इसी की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। पीएमजी दिशा का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, पहला ऑप्शन ये है। और ये एक झटके में सही भी हो सकता है एग्जाम हॉल में, पर हमें ध्यान देना होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शिक्षा अभियान, यहाँ शिक्षा लिख दिया गया, और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये एकदम ठीक है। यहाँ ग्रामीण है और यहाँ साक्षरता है। तो यहाँ साक्षरता तो है मगर ग्रामीण नहीं है, और यहाँ ग्रामीण है मगर साक्षरता नहीं है। तो दोनों ऑप्शन ये गलत हैं, ये सही है सी आंसर। नेक्स्ट देखें, ये एनएसडीजी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। कोई नहीं, ये गलत हो गया। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिले गेटवे। तो डिले गेटवे तो हो नहीं सकता है, और ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे तो ये भी नहीं हो सकता। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? उमंग ऐप तो आपको अभी तो बताया था, स्लो गेमिंग, फास्ट मनी ट्रांसफर, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, और यही है इसका उत्तर, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है ये उमंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं क्या? यूनाइटेड मोबाइल ऐप फॉर गवर्नेंस, यूनिफाइड मनी एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, और यूनाइटेड मनी ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका सही उत्तर है डी। ये आपको आता भी है, अभी यही तो पढ़ा मैंने आपको कहा ना। इसमें दो तरह के प्रश्न हैं, एक तो सन वाले और एक फुल फॉर्म वाले, जो ज्यादा फोकस हैं। बाकी तो डिटेल से तो हम पढ़ ही चुके हैं। भारत में यूपीआई को कौन नियंत्रित करता है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को कंट्रोल करता है। बैंकिंग में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट सेल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेशन, ये गलत हो गया, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, तो ये सही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरचेंज, और इनमें से कोई नहीं। तो इंटरचेंज नहीं है और यूनाइटेड नहीं है यहां से, तो ये गलत हो गया, केवल बी सही हुआ, तो 12 का बी आंसर बना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरनेट मनी, ठीक लग रहा है ना, लेकिन ठीक नहीं है। भारतीय इंटरफेस मनी, भारत इंटरनेट मोबाइल सेवा, और भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया का आदर्श वाक्य क्या है? माई डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर, प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, गवर्नेंस एंड सर्विस। तो आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर इसका स्लोगन था। ई गवर्नेंस में आधार, उमंग, डिजिट लॉकर,
किस प्रकार के इंटरेक्शन हैं, G2G, G2B, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सारे सिटीजन को सुविधाएं देते हैं। इसलिए निम्न में से कौन सा से ई गवर्नेंस का लाभ है या है? वास्तविक समय अद्यतन, रियल टाइम अपडेट इसे इंग्लिश में कहेंगे। तो आप देखते हैं कि हमें सब रियल टाइम अपडेट मिलता है, इसलिए ये तो है। लागत में कमी, हाँ पैसा कम लगता है, पहले से 2 दिन 4 दिन जाना पड़ता था, ऑफिस भागना पड़ता था, कई दूर शहर, 3 दिन 4 दिन खराब होते थे, तब वो काम नहीं होता था, तो वो लागत कम हो गई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, यानी उपयुक्त तो सभी होता है ई गवर्नेंस में। नेक्स्ट, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का उपयोग किस नाम से जाना जाता है? ई बिजनेस, ई गवर्नेंस, ई मार्केटिंग, ई एडमिन, तो इसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस की व्याख्या पूछ ली गई है। और ये एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय, अब जिसे हम कहते हैं एमओई कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है? तो ये समर्थ है, ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है नहीं सिटीजन चार्टर के बारे में। इसकी शुरुआत 1990 में की गई, ये तो ठीक है। यह किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करता है, ये भी ठीक है। इसे नागरिक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। यह जिम्मेदार तथा उत्तरदायी सरकार का लक्षण नहीं है लिखा है, तो यही गलत है। नहीं है नहीं, ये है। जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार ही सिटीजन चार्टर बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी जिसे हम एनपीसीआई कहते हैं द्वारा यूपीआई पर आधारित है? माईगॉव, भीम, उमंग, ये पहले ये भी आ चुका। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करना। ये इस पूरी सीरीज में एक सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है, इसलिए बड़े ध्यान से इसका उत्तर करें। प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, ई कॉमर्स अनुप्रयोगों में से लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। तो ये अपने आप में सब सही लगने वाले उत्तर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का प्रयोग करके शासन को प्रदान करना, यही कहलाता है ई गवर्नेंस। तो सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट, भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन प्रदान करता है कौन? एनआईसी, एनएएसएस कॉम और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय स्टेट बैंक। क्या सरकारी निकायों को नेटवर्क कौन देता है? मैंने आपको कहा था ना कि एनआईसी से ही सब कुछ चलता है, ये है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है। सूचना तथा प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर 16 जुलाई 2009, ठीक है। अपनी सरकार 17 नवंबर 2015, ये तो गलत है, ये 2021 में आया था ऐसा, और डेट तो ये ठीक है। बाकी सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005, तो इसका सी आंसर होगा। और नेक्स्ट ये देखें, ये रही इसकी आंसर की। तो आप इन सब का अभ्यास कर लेंगे, पूरा चैप्टर एक एक चीज को बारीकी से करने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा, इस विश्वास के साथ हम मिलते हैं आपको अगली बार, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।